बचपन में ऐसा था कि हम बहुत शैतान रहे हैं और पिताजी पिछले साल एक्सपायर हो गए थे। क्या उनको कोई बीमारी थी? लोग भी शौक में ही चले गए क्योंकि अचानक से ऐसा हो गया। जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ये बनोगे बड़े होके, तो वो बोलते हैं कि हम तो बड़े होके फौजी बनेंगे। कि जब पेड़ पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाते हैं। जब मैं बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए गई थी, तब दिल्ली में ऑडिशन, एलविस यादव के हम जबरा वाले फैन हैं और एलविस यादव हमें बहुत पसंद है। वैसे कि जो मेरी मम्मी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। वो लड़का तो बेचारा खत्म हो गया और लोग ड्रम पे इतने ज्यादा मजाक बना रहे हैं, तो आप क्या चाहते हो कि ये लोग भाग जाए? नहीं चाहते। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। किस भगवान में सबसे ज्यादा मानते हैं? हम तो बस उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आपको मुझे जानने समझने का मौका मिला होगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आपका राज यादव। स्वागत है आपके अपने चैनल राजा भैया एटा पर। साथियों, आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर हैं रोहिला की क्वीन कही जाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस चेतना यादव। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे इनकी सोशल मीडिया की जर्नी, कैसे गांव में रहकर इन्होंने वीडियोस बनाए और इतने सारे फॉलोअर्स का प्यार कमाया। गांव में जहां लोगों की सोच होती है कि लड़कियों को फोन चलाने को न दिया जाए, वहीं इनके परिवार ने इनका सपोर्ट किया। तो चेतना जी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम हर वीक इस पॉडकास्ट पर लेकर आएंगे आपके मनपसंद शख्स को। तो चलिए सुनते हैं चेतना की कहानी उन्हीं की जुबानी। चेतना जी, हमारे साथ पॉडकास्ट पर आकर आपको कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और शायद आपका भी। ये हमारा भी पहला ही पॉडकास्ट है। तो पहला पॉडकास्ट है, तो देखते हैं। चेतना जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम चेतना यादव है और मैं रोहिला गांव में रहती हूँ और मेरा जिला फर्रुखाबाद पड़ता है और जो मेरा गांव है वो मोहम्मदाबाद के पास है और जो मेरा गांव है वो बहुत बड़ा गांव है। एक तरह से ये बोलना चाहेंगे कि यादवों का सबसे बड़ा गांव है जिला फर्रुखाबाद का। जी, आप अपने थोड़ा चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कैसा बचपन था आपका? बचपन मेरा बहुत अच्छा रहा और बचपन में वही दादी बाबा के साथ रहे। आपको तो पता ही है, जो दादी बाबा के साथ रहते हैं तो उनका बचपन बहुत अच्छा होता है। और बचपन में ऐसा था कि हम बहुत शैतान रहे हैं और शायद घर में सबसे ज्यादा शैतान और सबसे ज्यादा जिद्दी हम ही हैं। आप ही रहे हैं। हम ही रहे हैं बचपन में और इसी वजह से, इसी शैतानी के चक्कर में मेरी इतनी चोटें लगी हैं। मेरे 2-3 बार एक्सीडेंट हुए हैं और मेरी उंगलियां भी कट चुकी हैं। मतलब मेरे बहुत चोटें लगी हैं। तो बचपन में हम इतने शैतान थे कि जैसे बच गए, मम्मी कहती हैं वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जितने हम बचपन में शैतान थे, अब हम उतने ही शांत हो गए हैं और अब कोई शैतानी भी नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन लोगों को लगता है कि अब भी हमें मैच्योरिटी नहीं है, अब भी हमें बचपना ही है। लेकिन हम केवल बातों से बचपना, वही मेरी बातों से झलकता है और वैसे तो हम बहुत मैच्योर हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई? तो पढ़ाई की बात करें तो क्लास 1 से और 5th तक मैंने अरविंद में पढ़ाई की और उसके बाद भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज से मैंने 12th तक पढ़ाई की और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मेजर एचडी सिंह डिग्री कॉलेज मोहम्मदाबाद से किया और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ टीचर एग्जाम की और कंटिन्यू पढ़ाई मेरी चालू ही है और अभी मैं सोच रही हूँ कि बीटीसी कर लूँ। आप अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं। फैमिली में मेरे वही अभी 5 भाई बहन है और मम्मी है और एक बहन की मेरी शादी हो गई है और पापा मेरे बिजनेसमैन थे और बाबा थे, उनकी वही सरकारी नौकरी थी और पापा भी पिछली साल एक्सपायर हो गए हैं। तो अब फैमिली में वही हम 4 भाई बहन है और मम्मी है और मेरे पापा अकेले ही थे, ना कोई उनका भाई था ना कोई बहन थी और बाबा हमारे 6 भाई थे, तो ताऊ जी और ये सब लोग हैं। अच्छा,
कि पिताजी पिछले साल एक्सपायर हो गए थे, क्या उनको कोई बीमारी थी, कैसे क्या हुआ था? पापा को तो ऐसा था कि मतलब हम लोग भी शौक में ही चले गए, क्योंकि अचानक से ऐसा हो गया कि बीमार नहीं थे, पहले उनको फीवर आया, फिर वही मेडिसिन ले ली, डॉक्टर को दिखाया, ठीक हो गए। फिर डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी है। फिर जब गए 2-3 दिन एडमिट रहे, बिल्कुल ठीक हो गए। और फिर जब 7 तारीख को एक्सपायर हुए तो समझ लो दिन में हमने उनसे 3 बजे बात की थी। और फिर उनको वही शाम को 7 बजे अटैक पड़ गया तो पापा नहीं रहे। लेकिन आज दिन तक हमें ऐसा लगता है कि पापा आएंगे, क्योंकि एकदम से यकीन नहीं हुआ कि बिल्कुल चलता फिरता आदमी चला जाए। तो वही यकीन नहीं होता जब भी विश्वास हम तो नहीं होता है। आज भी जब भी हम सोते हैं तो हमें वही 7 जनवरी 2024 का सीन हमारे पूरे दिमाग में चलता रहता है। और वो हादसा तो हम कभी अभी तक भूल नहीं पाए और शायद भी कभी भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होता है कि जब आपके पापा होते हैं तब ऐसा होता है कि बच्चे बच्चे ही रहते हैं, बचपना जिंदा होता है, हर चीज की जिद करते हैं। और जब वही पापा नहीं होते हैं तब बचपना भी चला जाता है, एकदम जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। जिम्मेदारियां आ जाती हैं। और जब वही हम लोग बड़े होते हैं तो फिर पहले जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी हमारा ख्याल रखती है, जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो पापा के जाने के बाद हम लोग इतने मैच्योर हो जाते हैं कि मम्मी का ख्याल भी हम लोगों को ही रखना पड़ता है। तो जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ये तो वही समझ सकता है जिसके पापा नहीं होंगे, नहीं तो समझने के लिए तो सब लोग बोल देते हैं कि हम समझते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है। ये तो वही बच्चा समझ सकता है जिसके खुद के पिता नहीं है। तो पिता का होना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, किसी भी वही पिता का होना ही एक कुबेर के खजाने से कम नहीं है। और जब वही पिता का साया ही काफी आपके होता है। साया ही काफी होता है। और मेरे तो पापा, वैसे तो सबके ही पापा बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट पापा मेरे ही थे, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की हम पे कभी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई। जिस चीज पे हमने हाथ रख दिया हमें वही चीज मिली। हर जिद उन्होंने पूरी की। वो तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे रहते थे जैसे कि मेरे दोस्त हो। तो वो पापा कम, और लोग बोलते भी, मेरी फ्रेंड जितनी भी गांव की हैं तो सभी लोग मतलब यही बोलते हैं कि तुम्हारे पापा तो नहीं, तुम्हारे दोस्त वो ज्यादा लगते हैं। और बिल्कुल यंग थे और बहुत हैंडसम भी थे, लेकिन क्या किया जाए वही। समय का कोई भरोसा नहीं होता, और ये यही एक सत्य है कि इंसान को एक न एक दिन जाना है, लेकिन वही बात है कि जो समय से पहले चला जाता है उसका बहुत दुख होता है। और ये दुख तो हम ही समझते हैं, हंसते जरूर है, लेकिन वही अंदर कितना दर्द है वो तो कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मजबूत बनना पड़ता है। आपने बताया कि आपके बाबा गवर्नमेंट जॉब में थे। ऐसा कहा भी जाता है और मैंने सुना भी है कि आपके गांव से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं या आर्मी में हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक ऐसे कह देते हैं लोग? नहीं, ये बिल्कुल सच है, 100%। हमारे रोहिला गांव में सबसे ज्यादा फौज में लोग हैं और गवर्नमेंट जॉब वाले सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि एक वर्दी का एक जुनून है लोगों में। और आपको हमारे हमारे रोहिला गांव में हर घर में एक फौजी मिल जाएगा, क्योंकि मतलब ये सच है, ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ये कमेंट में आपके देखा था और शायद आपने एक वीडियो भी बनाई है उसमें मैंने देखा। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल सच है। वही वर्दी के लिए भी आदमी के अंदर जिगर होना चाहिए। और हमारे रोला गांव में सब फौजी बनने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, तो उनसे जब पूछो कि क्या बनोगे बड़े होके, तो वो बोलते हैं कि हम तो बड़े होके फौजी बनेंगे। तो उसका भी एक जुनून होता है, और हर कोई फौजी नहीं बन सकता है, हर कोई देश पे अपनी जान नहीं दे सकता है। मन में कैसे आया कि सोशल मीडिया पर या वीडियो बनाया जाए, सोशल मीडिया पर आया जाए? तो सोशल मीडिया का देखो ऐसे है कि हमें बचपन से ही शौक है कि मतलब वीडियोस बनाना, एक्टिंग करना। तो वही शौक शौक में हमने अकाउंट बना लिया। तो पहले आपको पता है कि टिकटॉक चलता था, तो टिकटॉक पे मेरे 3 लाख फॉलोअर्स थे उस टाइम। फिर टिकटॉक बंद हो गया, तब मैंने इंस्टाग्राम चला लिया। तो फिर लेकिन ऐसा था कि जब मैं इंस्टा और सोशल मीडिया पे थी तब मैं चुपके से मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि सब वही गांव में तो आपको पता ही है गांव का माहौल कैसा होता है। रहता है कि नहीं, लड़की को फोन नहीं चलाना हाँ, चाहिए, फोन नहीं,
हाँ, लेकिन हमने जैसा बताया कि हमारे पापा कोई भी बाउंडेशन नहीं रखते थे, तो वही बहुत हरजीत पूरी की तो वही बात की। तब मेरे पास तो फोन था, लेकिन 12th के बाद ही मैंने फोन लिया। तो जब मैं सोशल मीडिया पे आई, तब यहाँ पे गांव में उतना वीडियो बनाने का क्रेज भी नहीं था। अब तो बहुत से लोग वीडियो बनाने लगे हैं। तो तब मैं चुपके से चलाती थी, तब मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, लेकिन वही प्राइवेट अकाउंट करके। और जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, जान पहचान वाले लोग थे, फैमिली वाले लोग थे, उनको मैं ब्लॉक रखती थी। सबको मैं ब्लॉक लिस्ट में कर देती थी। तो बहुत से लोग बोलते भी थे कि मतलब तो क्या फायदा चलाने का, लेकिन तब ये डर था कि कहीं, तब मेरे घर वालों को नहीं पता था, तब घर वालों को वीडियोस वगैरह ना दिखाएं कि इनको ना दिखाएं, इनको ना पता लग जाए। तो तब मैंने भाई सोशल मीडिया चुपके से चलाया। फिर थोड़े दिनों बाद मेरा मन किया कि चलो, जब इंस्टा पे वीडियो बनाते हैं तो चलो यूट्यूब पे भी बनाए। तब मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बना दिया। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ भी जैसे कि कंटिन्यू नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वही बंद करना पड़ता है। तब मैं चुपके से चलाती थी। फिर वही बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि बहुत लोगों ने घर पे शिकायत कर दी। तब मैंने फिर वीडियो बनाने बंद कर दिए। हाँ, अकाउंट भी डिलीट कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उस टाइम भाई रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार तो ऐसे नहीं है, लेकिन मतलब एक दो रिश्तेदार ऐसे थे कि जिन्होंने पापा को वीडियो दिखा दी, और तो फिर मुझे बंद करना पड़ा। तब मैंने बंद कर दिया। फिर यूट्यूब पे मैंने जब बनाया अभी, तब यूट्यूब पे भी मैंने चैनल बना दिया, लेकिन कंटिन्यू नहीं बना पाया। तो फिर मैंने अभी स्कूल ज्वाइन कर लिया था, फिर तब मैंने नहीं बनाया। फिर अभी पापा जब एक्सपायर हो गए, तो 5-6 महीने मैंने तब नहीं बनाया। तो फिर अब मैंने इसी साल मैंने शुरू किया, और अब देखो आप भाई, आपके सामने ग्रोथ हो गई, और ऐसे सोशल मीडिया पे आना हुआ मेरा। आपको आज कैसा लगता है, इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद लोग आपसे मिलने भी आते हैं, आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट पर भी रहते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि चलो मेहनत वसूल तो हो गई। जो लोग ये बोलते थे कि अरे इसमें क्या रखा है, क्यों बेफालतू में लगी पड़ी हो तुम, इनका तो ऐसा, मम्मी से शिकायत करते थे, पापा से शिकायत करते थे। तो लेकिन अब ये है कि अब अच्छा लगता है। अब लोग भी ऐसे हैं कि चलो, मतलब लोग भी अब सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो अब ऐसा हो गया, जब आप आगे बढ़ते हो तब लोग भी सपोर्ट करते हैं। जब आपका शुरुआती दौर होता है, तब आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, हंसते हैं, हाँ, लेकिन अब अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है कि चलो, मतलब इतनी ग्रोथ हुई, लोग मिलने के लिए आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छे वीडियोस बनाती हो, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मुझे और भी आगे तक जाना है, और ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे। देखो कहाँ तक पहुंचे हम। आपने बताया कि स्टार्टिंग में जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तो आपके गांव में उस टाइम कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाता था, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं, तो क्या ऐसे भी लोग हैं जिनके फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं? हाँ, बहुत से लोग अब तो, मतलब आस पड़ोस में बहुत सारे लोग वीडियोस बनाने लगे हैं, और अब दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जब मैं वीडियो बनाती थी तब कोई भी वीडियोस नहीं बनाता था। अब तो मोहम्मदाबाद में और मेरे गांव में भी बहुत सारे यूट्यूबर हैं और ब्लॉगर हैं, बहुत सारे लोग। बाकी किसी से कंपटीशन है या किसी से जलन आपको ना हो, आपसे हो किसी को? ऐसा होता है जब हम ग्रो कर रहे होते हैं या किसी भी चीज में कंपटीशन तो आ ही जाता है। हाँ, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा है, तो हाँ, ये तो सही बात है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे अब तो लोगों ने ये समझ लिया कि फॉलोअर्स ही सब कुछ है। फॉलोअर्स ही सब तो आजकल वही इस फील्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो रखा है कि लोग आपसे बिना बात भी जलते हैं, आपकी बुराइयां करेंगे। तो ऐसा, हाँ, मुझे सुनने में तो आता है कि लोग आपसे बहुत जलते हैं, आपकी बहुत ज्यादा बुराइयां करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे गाँव का या फिर मेरी एरिया का कोई भी अगर फेमस हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अपने गांव को जो रिप्रेजेंट करे। और मेरा किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं किसी से कोई हेट रखती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर ही नहीं है। मैं तो ये चाहती हूँ कि सब बढ़े आगे और अपने गांव का नाम रोशन करें। लेकिन फिर भी हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मतलब मुझसे जलते हैं, और ये भी समझते हैं कि मुझ में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ, ऐसी सोच। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोगों में कम घुल मिल पाती हूँ। अगर आप मुझसे पहले, अगर आप मुझे अप्रोच करोगे तब तो मैं आपसे बात कर लूंगी, और अगर सामने वाला अगर मुझसे नहीं बोलता है, तब मैं बात नहीं करती हूँ। हाँ, मैं अपनी तरफ से कभी बात नहीं करती हूँ। और मैं किसी को रिप्लाई, मतलब मैसेज भी मैं कभी किसी को नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं, मैं बहुत कम बोलती हूँ। लेकिन जब लोग मुझसे मिलने आते हैं और जब वही वो फ्रेंड बन जाते हैं, तब वो ये कहते हैं कि अरे हमने तो सोचा था कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन
अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा भी लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझ में घमंड है या मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए तो हम कुछ बन गए। नहीं, हमें तो भाई हम्बल ही रहना है, और हम जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कि फॉलोअर्स बढ़ गए तो हम बहुत बड़े एक्टर बन गए। अभी तो बहुत आगे तक जाना है हमें, और जिसको भी देखो आगे जाना होता है तो उसे हम्बल ही रहना होता है। अगर जो हम्बल नहीं रहेगा तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाएगा। कहते भी हैं कि जब पेड़ पर फल आ जाते हैं तो वो झुक जाता है। तो हमें तो यही लगता है कि इंसान को हमेशा हम्बल रहना चाहिए, और किसी से भी अगर आप हेट करोगे, देखो मेरा तो मानना यही है, अगर आप किसी से नफरत करोगे तो वो नफरत आपकी बढ़ती जाती है। और अगर आप किसी से नफरत ना करो, ऐसे ही रहो, तो आपके मन में भी कोई जलन नहीं रहती है, और ना आप किसी से नफरत करते हो। तो मेरा तो मैं ऐसा है कि जब पहले पापा थे मेरे, तब मैं जैसी शायद अब हूँ वैसी नहीं थी। अब मैं बिल्कुल बदल गई, मेरी किसी से कोई अनबन भी नहीं, ना किसी से कोई हेट, और मैं बहुत शांत हो गई हूँ। तो मेरा तो मानना यही है कि किसी से भी कोई हेट नहीं रखनी चाहिए, और अपना आप जो कर रहे हो आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाकी आपको सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? कितने फॉलोअर्स? एक होता है ना कि हमारे इतने फॉलोअर्स हो गए, तो ये सबसे ज्यादा खुशी कब मिली आपको? सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे तब हुई जब मेरे टिकटॉक पे 3 लाख फॉलोअर्स हो गए, और उस पे मुझे पैसे भी मिलने लगे थे। लेकिन फिर वो बंद हो गया। फिर इंस्टा पे जब मेरे हुए थे वही 20,000, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि उस टाइम कोई भी नहीं चलाता था जब मैंने चलाना शुरू किया था, और वो भी मैं इतने प्राइवेट चलाती थी कि सबको ब्लॉक कर देना। तो उस टाइम मेरे 20,000 हो गए थे, तो बहुत बड़ी बात थी। और सबसे ज्यादा खुशी वाला मोमेंट तो मेरी लाइफ में तब था कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा किसी को, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया नहीं। जो मेरे जानने वाले हैं उनको ही पता है। जब मैं बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए गई थी, तब दिल्ली में ऑडिशन हुआ था, पहली बार कॉमन लोग गए थे। तब मैं दिल्ली में ऑडिशन देने के लिए गई थी, और तब वहां पे जब मैं घर आई ऑडिशन देके, मेरे बाबा थे, तब बाबा बहुत खुश थे, पापा भी, सब लोग बहुत खुश थे। तब मुझे बहुत खुशी हुई। और एक बार ऐसा था कि मैं फरुखाबाद जा रही थी, तो वहां पे कुछ लोग मुझे मिल गए, और मैं केवल नॉर्मल बात कर रही थी अपनी फ्रेंड से, तो उन्होंने पीछे से पहचान लिया कि अच्छा आप वीडियो बनाती हो, मैं आपके वीडियो देखता हूँ, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया। तो मुझे तब ज्यादा खुशी हुई, इसलिए क्योंकि लोग पहचानने लगे, वो भी इतनी दूर कि आप फरुखाबाद में जा रहे हो और आपकी आवाज से लोग पहचान रहे हैं। क्योंकि फेस से तो हर कोई पहचान लेता है, और भीड़ भाड़ वाली जगह में आपकी आवाज से लोग पहचान रहे हैं। तो तब मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो थोड़ा तो वही ग्रोथ हुई ही है, तो लोग अप्रिसिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कभी मन में आया कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, वीडियो बनाना छोड़ दें, क्या ही रखा है इसमें? या लोग भी कहते होंगे कि इनमें कुछ नहीं होता, पैसे वैसे नहीं आते, तो कभी मन में आया कि बंद कर दें ये सब? ऐसा तो बहुत बार आता है, और अगर आपको बताऊं तो ऐसा तो अभी भी आता है कि बंद कर दें, कुछ हो नहीं रहा है। और फिर लोग भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो फिर ये लगता है कि बंद ही कर दें। सब कहते हैं कि क्या रखा है, तुम भी पूरे दिन इसमें लगी पड़ी रहती हो। और जितनी मेहनत करते हैं उतनी तो सफलता भी नहीं मिली है। लेकिन वही है कि जब तब ज्यादा खराब लगता है जब कोई उल्टे सीधे वीडियो बनाता है, तब लोग उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। और आप जब मर्यादा में रह के अच्छे से वीडियो बनाते हो तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसा तो बहुत बार आता है कि वीडियो बनाना बंद कर दें, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं सोचती हूँ कि चलो कंटिन्यू करते हैं, कभी तो एक दिन मेरा भी आएगा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सपना एक दिन में पूरा नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर पूरा होता है। क्योंकि आप मेहनत करते रहिए, और मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। और लोगों का तो देखो ऐसा है कि आप जब कुछ करोगे तब भी लोग आपको कहेंगे, और जब आप कुछ नहीं करोगे तब भी लोग आप कहेंगे। तो लोगों का तो काम है कहना कि कुछ तो लोग कहेंगे। तो मैं फोकस नहीं करती हूँ लोगों की बातों पे, और तो अभी चल ही रहा है कंटिन्यू मेरा। तो एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग वही कहेंगे जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपकी 13वीं पे कहेंगे कि भैया पूरी गरम सब्जी गरम। सही बात है। तो मैं तो यही कहूंगी, तो मैं 4 लोगों से तो यही कहना चाहूंगी कि प्रिय 4 लोग, आपको जो उचित लगे आप वो कहिए। ना तो हमें आपकी तारीफ से फर्क पड़ता है, और ना ही आपकी बुराई से फर्क पड़ता है। हम तो देखो जैसे चल रहे हैं, हम तो वैसे ही चलते रहेंगे। मुझे ये लगता है कि इंसान को अपनी नजर में अच्छा होना चाहिए, और लोगों का तो क्या है, लोग तो भगवान से भी खुश नहीं है। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, क्या और इसी कहेंगे वजह लोग। से मैं देखता हूँ, इसी वजह से बहुत सारे लोग जिनमें
पोटेंशियल है ग्रो करने का, कुछ हाँ। भी काम करने का, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते कि चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या गाँव कहेंगे, क्या कहेगा, समाज क्या समाज का ही देख, इसी वजह से तो इस चक्कर में ही तो हम सबको ब्लॉक रखते थे। अगर हम पहले से ऐसे ही जैसे हम अब बना रहे हैं वीडियोस, अगर हम ऐसे बनाते तो शायद ये ग्रोथ बहुत पहले हो चुकी होती। लेकिन वही है कि तब कोई वीडियो बनाता नहीं था तो इतनी हिम्मत नहीं आई, इतने गट्स नहीं आए कि मैं भी इतना भाई खुल के वीडियो बनाऊं। अब तो ये है कि अब तो हर कोई वीडियो बनाता है और लोग समझते भी हैं कि कुछ नहीं, वैसे जो अच्छे से वीडियो बना रहा है तो अच्छे से बनाता है, तो वही अब तो लोग समझते हैं, तो अब तो कोई बात नहीं। बाकी जब आपने वीडियो बनाना शुरू किया तो गांव में किसी ने आपसे या माता जी से कहा कभी कि आपकी बेटी क्या कर रही है, या पिताजी थे तो पिताजी से कहा हो? हाँ, ऐसा तो वही है कि लोग तो कहते ही रहते हैं, बहुत से लोग तो। जब मैं बिग बॉस का ऑडिशन देने के लिए गई थी तब मैं वीडियो बनाती थी, तो कुछ लोगों का तो पता नहीं, क्योंकि मैं लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ और मैं गांव में ज्यादा निकलती भी नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। तो ऐसा था कि कुछ रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार तो नहीं, तो वो कहते हैं ना कि अपने ही पीछे गिराने में लगते हैं। तो कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने बहुत आके बवाल किया, दुनिया भर की बातें। लेकिन ये था कि हमारे मम्मी पापा ऐसे रहे शुरू से बहुत सपोर्टिव, तो वो सपोर्ट करते थे मतलब हर एक चीज में। लेकिन ऐसा था जैसे पापा थे मेरे, उनको नहीं पता था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ। मैं ये सोचती थी कभी फ्यूचर में जब मैं बहुत ज्यादा सफल हो जाऊंगी, वही सक्सेस हो जाऊंगी, तब मैं उनको बताऊंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो तब भी बहुत से लोगों ने बातें की, लेकिन मेरे मम्मी पापा और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही, तो मुझे इतना लोगों की बातों का फर्क नहीं पड़ता है। कहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है। तो बाकी आज इतने सारे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, तो लोग आज भी कहते हैं कि शायद क्योंकि भाई अब तो आपसे तो नहीं कहते होंगे कि वीडियो बंद कर? हमें तो वैसे सही बताएं तो हमारे वैसे तो मुझे नहीं लगता, गांव के लोग तो मेरे बहुत अच्छे हैं कि कभी मुझे सामने बाई फेस तो वही नहीं कहा, लेकिन शायद पीठ पीछे लोग कहते होंगे, क्योंकि पीठ पीछे तो लोग कहते ही हैं, हाँ कोई पीठ फर्क भी पीछे नहीं उससे पड़ना नहीं चाहिए। फर्क पड़ता, लेकिन हाँ सामने तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन हाँ कुछ लोग जैसे है मेरे भाई से भी कहेंगे कि दीदी से कहो क्या ये वीडियो बनाती है, बंद कर दे। तो सुन के कभी कभी बुरा भी लगता है कि मतलब, तो हमने एक दो वीडियो भी बनाई है कि मतलब आप अपना नजरिया बदलिए तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही मतलब बात। आजकल ऐसा है कि आपने देखा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वल्गैरिटी फैली हुई है, तो उसी चक्कर में जो अच्छे क्रिएटर हैं, जो अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो लोग उनको भी उसी में काउंट कर देते हैं। तो इस सही वजह बात है। से जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अरे सही नहीं है, देखो ऐसे ऐसे वीडियो पड़ते हैं। लेकिन हम तो देखो उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप अगर अच्छे हो, अच्छे से वीडियो बना रहे हो, तो कोई बात नहीं, तो आप ये देखो ना कि अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये तो नहीं कि मतलब कि गलत कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उनकी भी गिनती उन्हीं में कर देते हो। तो हम तो लोगों से यही कहते हैं कि अपना नजरिया बदलिए, तो खुद ही आपका भाई सब कुछ सही लगेगा आपको। जी, आपने बताया कि ऐसे लोग ज्यादा फेमस हो जाते हैं जो वल्गैरिटी वगैरह प्रमोट करते हैं, तो ऐसा कहा भी जाता है कि लड़कियां कम कपड़े पहनती हैं वो ज्यादा व्यूज जल्दी पा लेती हैं और फेमस भी जल्दी हो जाती हैं, तो इस पे क्या रहेगा? क्योंकि हमने आपकी वीडियोस जो देखी हैं, जो भी रील्स वगैरह या वीडियोस देखी हैं, तो आप मर्यादित कपड़े पहनती हैं और अच्छे वीडियो बनाती हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो सबसे पहले हम आपको थैंक यू सो मच बोलेंगे कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि चलो मर्यादित वीडियो बनाते हैं और अच्छे कपड़े पहन के। और तो जो लड़कियां ऐसे वीडियोस बनाती हैं तो कहीं ना कहीं ये 50-50 है, तो सही बात तो है कि उनके फॉलोअर्स जल्दी बढ़ जाते हैं। और जो हम जैसे लोग हैं अच्छे कपड़े पहन के अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, तो उनके फॉलोअर्स वही ग्रो ही नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सही भी बात है कि ऐसा सच है कि बढ़ते हैं उन लोगों के। हमने आपकी रील्स में देखा आप एलविश यादव की वीडियो का ही एक बनाई है, तो आप उनके फैन हैं या सिर्फ ये फेमस होने का एक स्टैंड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फेमस होना होता तो देखो मैं तो कैसे भी करके फेमस हो जाऊं। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना नहीं है कि किसी के भी पीछे लग के या फिर किसी की भी आप प्रोफाइल वो करके आप फेमस हो जाओ, क्योंकि अगर आपको फेमस होना है तो अपने दम पे होना चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि आपका पहचान आपकी भले बहुत छोटी हो लेकिन अपने दम पे होनी चाहिए। और रही बात एल्विस यादव की, तो सही बताएं तो एल्विस यादव के हम जबरा वाले फैन हैं। और एल्विस यादव हमें बहुत पसंद है। वैसे इतने सारे वही क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं और मतलब पॉपुलर फेस भी है, लेकिन मेरा किसी से भी मिलने का मन नहीं है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ में मैं एक बार एल्विस यादव से मैं जरूर मिलूंगी। देखो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर मिलेंगे। देखो कब मिलना हो,
शायद एलविस यादव मेरा पॉडकास्ट देखेंगे तो वो सुन ले कि हाँ देखो इतने जबरा फैन यहाँ पे बैठे हैं। तो एलविस यादव मुझे बहुत पसंद है, जो उनका नेचर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और इतने सारे क्रिएटर हैं और मुझे कोई नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ एलविस यादव मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पहले मैं वीडियो भी बनाती थी, लेकिन तब पब्लिक का था कि अरे वीडियो बना रही हो फेमस होने के चक्कर में, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर अब मैं नहीं बनाती हूँ एलविस यादव के साथ, तब लोग ये बोलते हैं कि अब क्यों नहीं वीडियो बनाती हो, भूल गई हो क्या तो भैया लोग तो जो कुछ ना कुछ कहते ही है, लेकिन हाँ एलविस यादव हमें बहुत पसंद है। तो आप लोग टैग कीजिए कमेंट में एलविस यादव को, और ये रील उन तक हाँ शेयर जरूर कीजिए। तो प्लीज आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग टैग जरूर करना और ये शेयर कर देना एलविस यादव तक, ये मेरा मैसेज पहुंच जाए और वो मुझे बुला ले मिलने के लिए। बिल्कुल। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, क्या करना पसंद है? सबसे ज्यादा तो मुझे देखो घूमना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे खुद को अच्छे से ड्रेसअप करना अच्छा लगता है। मतलब कि मैं ऐसे कि एक ही कपड़ों में या फिर एक ही मैं नहीं रह सकती, मुझे तरह तरह की तरह वही सजना संवरना, घूमना फिरना और डांस करना और एक्टिंग करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात और मुझे सोना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये लगता है कि मैं दिन रात मैं सोती रहूं कि, और ये नींद मेरी कभी पूरी नहीं होती है, क्योंकि घर वाले मुझे उठा देते हैं, तो वही क्या ही किया जाए। और मुझे यहाँ वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतने काम बहुत अच्छे लगते हैं, और थोड़ा खाना पीना भी। चेतना यादव अपने फ्यूचर को लेके क्या सोचते हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को आज से कुछ टाइम बाद, 2-4 साल बाद या 10 साल बाद, क्या सोच रहे हैं आप? फ्यूचर में तो देखो मुझे ये सोचा है मैंने कि मुझे बिग बॉस में जाना है। पता नहीं ये सपना मेरा कितना मतलब कब पूरा होगा, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि फ्यूचर में मुझे इतना फेमस होना है, इतना फेमस होना है कि मैं बिग बॉस के घर में पहुंच जाऊं। बिल्कुल आप पहुंचेंगी और आप फेमस भी होंगे। और एक मेरी ख्वाहिश ये भी है कि फ्यूचर में मैं इतना सफल होना चाहती हूँ कि जो मेरी मम्मी है, तो मैं ये चाहती हूँ कि उनकी मैं सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, क्योंकि अगर वो जिस चीज पे हाथ रखें उस चीज को मैं उनको दे सकूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना मेरी मम्मी को मिलना चाहिए उतना शायद नहीं मिला है उनको। और हमने तो सोचा था कि हमारा बहुत अच्छा टाइम आएगा, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि मतलब फ्यूचर में पापा नहीं रहेंगे। तो हमारी मम्मी को हम देखते हैं रोती रहती हैं, और वैसे तो हम उनको हर वो कोशिश करते हैं कि वो खुश रहें। तो फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि बस भगवान हमें इतना काबिल बना दे कि हम अपनी मम्मी की सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकें और उनको पूरा वर्ल्ड टूर करा सके, मतलब कि इतने बस इतने पैसे होने चाहिए। और तो फ्यूचर में मैं यही चाहती हूँ मैं बिग बॉस में पहुंच जाऊं। अब देखो ये सपना मेरा कब पूरा होता बिल्कुल है। आपका सपना पूरा होगा और आप बिग बॉस में भी जाएंगे। बाकी घर में आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती है? घर में तो सही बताएं तो सबसे ज्यादा मेरी बनती है मम्मी के साथ। मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आप ये समझ लो कि 24 घंटे मैं अपनी मम्मी के ही साथ रहती हूँ, उनको एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ। और मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे केवल 15 दिन अच्छा लगता है, और फिर मुझे मेरी मम्मी की याद आने लगती है। मैं इतनी बड़ी हो गई तब भी लोग कहते हैं कि तो अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाती हो। और वैसे मेरी बीच वाली बहन से भी बहुत बनती है, लेकिन ऐसा है कि आपको तो पता है भाइयों बहनों में लड़ाई होती रहती है, और तो उनसे मेरी लड़ाई भी बहुत होती है। मतलब कि दिन में आप समझ लो कि 2-4 बार लड़ाई हो ही जानी है, और उनके बिना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मेरी जो दीदी है बीच वाली, वो मुझे बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि एक छोटा बच्चा हो। वो मुझे मेरी वो बहुत केयर करती हैं और मुझे बहुत समझती भी हैं, ऐसे ही मेरी मम्मी भी मुझे बहुत समझती है। अब वैसे तो मेरी दोनों भाइयों की साथ भी बनती है, लेकिन ऐसा है कि घर में ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरी लड़ाई ना होती हो क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो भाइयों से भी लड़ाई हो जाती है, मम्मी से भी हो जाती है और दीदी से भी हो जाती है। और बीच बड़ी वाली दीदी वो मेरी ससुराल चली गई, नहीं तो उनसे भी बहुत अच्छी, मतलब बॉन्डिंग मेरी सबसे ही बहुत अच्छी। लेकिन आप ये समझ लो कि लड़ाई भी सबसे ही। क्योंकि जब आप घर में सबसे छोटे होते हैं तो लाडले भी होते हैं। हाँ तो सबसे ज्यादा लाडले भी हैं और जिद्दी भी। तो मेरा ये रहता है कि ये चीज हमें चाहिए तो चाहिए, तो ऐसा नेचर मेरा है। तो मैं घर में बहुत लड़ती भी हूँ और मेरे घर में सबसे बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। लेकिन हाँ मम्मी से मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है, और बीच वाली दीदी से भी बहुत अच्छी है लेकिन लड़ाई उनसे सबसे ज्यादा होती है। आपके हिसाब से शादी कौन सी अच्छी रहती है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? वैसे अगर आज का जमाना देखें तो मेरे हिसाब से तो नो मैरिज क्योंकि आपको तो पता ही, अभी आपने देखा
ड्रम ये वाला ड्रम केस, वाला जो केस हुआ, उससे एक देखा लड़की ने जितने भी लड़के हैं वो डरे हुए हैं और लेकिन वही ये भी कहना चाहेंगे कि वो लड़का तो बेचारा खत्म हो गया और लोग ड्रम पे इतने ज्यादा मजाक बना रहे हैं। तो ये सब चीजें तो देख के दिन ब दिन मतलब यही लगता है बुरा कि लगता है। बुरा भी लगता है, ये लगता है कि शादी तो करनी नहीं चाहिए। और आप ये भी देख लो, उसने लव मैरिज की थी और खुद से लव मैरिज की, खुद ही उसने ऐसा किया। तो जैसा माहौल चल रहा तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज तो डर लगता है। और वैसे ही मुझे कोई खास शादी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे मतलब अरेंज मैरिज बहुत अच्छी लगती है कि घर वालों की मर्जी से आप अगर शादी करोगे तो आप भी खुश, घर वाले भी खुश। तो मेरे हिसाब से तो अरेंज मैरिज बेस्ट होती है और वही करनी चाहिए सबको। तो चेतना यादव भी अरेंज मैरिज ही करेंगे? हाँ, मैं तो वही, मैंने तो सोचा है कि मैं अरेंज मैरिज ही करूंगी और लव मैरिज तो मेरे बस की नहीं, क्योंकि मेरी किसी की बनती नहीं है, मेरी मेरी किसी से भी बनती नहीं है आज तक। तो अरेंज मैरिज ही होगी, जो घर वाले ढूंढेंगे वही वही बेस्ट करेंगे, होगा। वही बेस्ट होगा। तो वैसे मेरे पापा थे, वो तो पूछते रहते थे, वो मुझसे ये, मेरे पापा थे बहुत दोस्त की तरह रहते थे, तो वो पूछते थे बताओ चेतना मतलब कैसा लड़का चाहिए तुम्हें, कैसे मतलब किससे शादी करनी है। तो मेरे दोस्त भी कहते हैं कि पापा तो तुम्हारे बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते हैं। तब भी हम कहते थे कि हमें शादी वादी नहीं करनी, तो पापा कहते थे शादी तो बिटिया करनी पड़ेगी तुमको तो लेकिन मेरे घर वाले जितना अच्छा ढूंढेंगे वैसा शायद मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगी घर वालों की मर्जी से। तो कब कर रहे हैं आप शादी? अभी तो हाल फिलहाल कोई प्लान नहीं है शादी का, लेकिन हाँ टाइम लगेगा अभी। जब वही शादी होगी तब आप सबको भी इनवाइट करेंगे और इंस्टाग्राम वाले भी आएंगे जितने भी है और बहुत एकदम ग्रैंड शादी करेंगे। लेकिन अभी तो कोई मेरा प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों की अभी शादी नहीं हुई है। लोग पूछते हैं कि भाई दोस्तों की शादी नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं हुई। तो हमने कहा कि जब दोस्तों की शादी होगी उसके बाद हमारी शादी होगी। आपको कैसे लड़के पसंद हैं? आई मीन क्या एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से? कैसा इंसान होना चाहिए? क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? लड़कों का तो देखो ऐसा है कि मतलब पहली बात तो उसका नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, कि जो समझे कि सामने वाले का नेचर कैसा है। और देखो हैंडसम तो होना ही चाहिए और मुझे ये लगता है कि उसकी हाइट भी 6 फीट होनी चाहिए और मतलब सबसे मेन बात यादव होना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब ऐसा है कि जिससे मेरी शादी हो तो वो मुझे प्यार भले कम करे, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट वो पूरी दे। सबसे जरूरी है मेरे लिए रिस्पेक्ट, और जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा तो ऐसा इंसान होना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में शायद ही, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि लॉयल होना चाहिए उसका। मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अभी तक मैं सिंगल हूँ तो वैसा ही होना चाहिए उसका, कोई पास्ट वास्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो आज के जमाने में लोग बोलते हैं बहुत मुश्किल है कि ऐसा कोई मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन मैं नहीं मानती कि ऐसा नहीं, क्योंकि सबका ही कोई ना कोई, फिर आज वाला वो सिस्टम नहीं अच्छा लगता है कि पहले से ही सबके वही होते हैं, फिर वो दूसरों के लिए लॉयल नहीं रहते। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अगर किसी का पास्ट भी हो तो वो भूल जाए और बस लॉयल रहे, रिस्पेक्ट दे मुझे, और गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए ये तो मैं नहीं, क्योंकि घर वाले देखेंगे तो घर वाले मेरे पूरे जैसे परिवार में सबकी शादी हुई लड़कियों की गवर्नमेंट जॉब वाले से। तो गवर्नमेंट जॉब वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं शादी करूंगी तो कोई वीडियो बनाता होगा उसी से, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि मतलब क्या पता कोई बहुत बढ़िया मिल जाए, ऐसा भी हो। बिजनेसमैन हो हाँ कोई। बिजनेसमैन कोई, लेकिन मतलब लोग ये सोचते हैं कि तुम वीडियो बनाती हो तो शायद वीडियो बनाने वाले से ही कर लो। तो ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाती तो वो भी वीडियो बनाता होगा, गवर्नमेंट जॉब वाला होगा और सिंपल सा चाहिए, सिंपल लाइफ चाहिए, क्योंकि मुझे सेटल होना है। ऐसा नहीं है कि हाँ हम भी वीडियो बनाते घूमे वो भी वीडियो, भाई सुकून की जिंदगी, ऐसा होना चाहिए लड़का। आपके दोस्त हैं अभी बचपन वाले, स्कूल वाले? हाँ बचपन वाले मेरे सारे दोस्त अभी भी मेरे साथ हैं, जो जिनके साथ मैं शुरू से पढ़ी, क्लास फर्स्ट से मैंने पढ़ाई की, और वही दोस्त मेरे आज दिन तक वही दोस्त हैं। और कोई नए दोस्त मेरे बने नहीं, क्योंकि मैं लोगों में कम घुल मिल पाती हूँ। तो नए से मेरी बनती नहीं है, और पुराने वाले मेरे आज तक साथ हैं, और शायद मुझे ये लगता है कि शादी के बाद भी लाइफ टाइम तक साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा बढ़िया हैं और मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और मेरे दोस्त इतने सारे हैं, कोई भी इस फील्ड में नहीं है
लेकिन मुझे वो भरपूर सपोर्ट करते हैं। तो मेरे बचपन वाले दोस्त अभी भी मेरे साथ चल रहे हैं और बहुत मतलब शायद ही आज के जमाने में ऐसे दोस्त किसी को मिले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉयल है मेरे लिए। कभी भी कोई अगर पीछे कुछ मेरे लिए बोलता है तो वो तुरंत स्टैंड लेते हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आजकल लॉयल फ्रेंड मिलना बहुत हाँ, आजकल क्योंकि आजकल ऐसा है कि लोग आपके साथ भी रहते हैं फिर धोखा भी वही करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त नहीं। मेरे दोस्त बचपन से इतनी पुरानी दोस्ती चलती आ रही है और अभी भी कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे तो वही बचपन वाले चल रहे हैं, नए कोई बने ही नहीं, ना कोई मिला नया। बाकी चुगलियां करते हैं आज भी उनसे? हाँ, हमने एक ग्रुप बना रखा है, आओ बहन चुगली करें। चुगलियां तो अभी देखो परसों आई थी, इतनी चुगलियां हुई, क्योंकि चुगली करने में मजा आता है। तो वही बहुत चुगली करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं साथ में। वीडियोस भी मैं बनाती हूँ तो मैं अपने अकाउंट में बना के पोस्ट कर देती हूँ, और जब दोस्त मिलते हैं तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी परसों मुझे सारे दोस्तों ने सरप्राइज दिया मिलके, मतलब मुझे नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, और बिना बताए आ गए सारे। क्योंकि ऐसा रहा कि जब मेरे पापा नहीं रहे तब थोड़ा ऐसा रहा कि हम डिप्रेशन में मतलब चले गए ऐसा। तो दोस्त मतलब टाइम टू टाइम आते रहे, वही सपोर्ट करते रहे। वही भले ये होता है ना कि जब आप दुखी होते तो आपको ये लगता है कि हमारे साथ मतलब बैठे बात करे, भले हम कोई बात हाँ ना करें। तो दोस्त मेरे इतने अच्छे हैं कि हर सुख दुख में साथ दिया उन्होंने, और अभी भी आते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि इनको अकेला ना फील हो। चेतना यादव किस पॉलिटिशियन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? पॉलिटिशियन में तो बताएं, पॉलिटिक्स में मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें तो मुझे माननीय अखिलेश यादव जी यानी कि अखिलेश भैया बहुत पसंद है, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत मतलब पसंद है, और एक वो बिहार के लालू यादव जी। वो तो उनकी जो वही जो वो बात बोलते हैं ना, कि उनकी बात तो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि बहुत ही वो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, मस्त एकदम। फेवरेट हीरो बॉलीवुड में? वैसे तो बताएं, फेवरेट हीरो तो मेरा कोई खास नहीं रहा, लेकिन जब मैं छोटी थी बचपन में तब फेवरेट हीरो मेरा था शाहरुख खान। तब मैं ये सोचती थी मैं बड़ी हो जाऊंगी और मैं इससे ही शादी कर लूंगी। मतलब वही बचपन में बच्चे होते ना, तब बचपन में इतना समझ नहीं होती, तब मैं ये सोचती थी कि मैं इससे मिलूंगी कभी, फिर ऐसा होगा ऐसा। तो मतलब मैं एक नहीं मन में सीन क्रिएट कर लेते हैं। तो तब बचपन में शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते थे, और अब ऐसा है कि जिसकी मूवी देख ली, कोई जैसे जिसकी एक्टिंग अच्छी लग गई, मूवी अच्छी लग गई, तो वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मुझे एक सिंगर बहुत पसंद है, मनकीरत औलाख। तो उसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती, तो वो मुझे एकदम हीरो मटेरियल लगता है, और उसकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी लगती। तो हीरो में तो मैं अपना फेवरेट हीरो उसे ही बताऊंगी, मनकीरत औलाख। और वो परमानेंट मेरा मतलब रहा है, क्रश है उस पे, ऐसा समझ लो। और तो क्रश मेरे बदलते रहे बचपन से, बहुत सारे क्रश बदलते रहे। बाकी फेवरेट दो तीन कोई गाने जो आपको बहुत पसंद है? फेवरेट तो गाने तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरे संग यारा, अरिजीत सिंह का। और अरिजीत सिंह के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सारे के सारे। और एक वो वाला अच्छा लगता है, प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुराने गाने जितने भी हैं 90s के, सारे ही अच्छे लगते हैं वो तो। कुछ ऐसा था कि वो बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ, उनमें वही एक गाने भी अच्छे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है, फीलिंग भी अच्छी आती है। और आजकल के तो गाने समझ ही नहीं आते, तो उस टाइप के मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। कोई फेवरेट क्रिकेटर आपका? वैसे तो क्रिकेट भी मुझे कोई खास नहीं पसंद, लेकिन क्रिकेटर मुझे वही महेंद्र सिंह धोनी बहुत पसंद है। और एक टाइम पे मुझे तगड़ा वाला क्रश था विराट कोहली पे। उस पे भी बहुत मतलब, तब मैं छोटी थी तब किसी पे भी क्रश हो जाता था, जो भी नया नया आता था। तो विराट कोहली पे बहुत क्रश था, लेकिन अब इस टाइम ये कि पसंद है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ऐसे हैं कि वो मुझे परमानेंट पसंद रहते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। चेतना यादव को कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? खेल तो वो बताएं तो गेम मैं कभी नहीं खेलती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे रियल लाइफ में बताऊं तो घर में लड़ना पसंद है। यही मेरा फेवरेट खेल है, और इस खेल में मैं घर में किसी को जीतने नहीं देती हूँ। और मेरे आगे सभी वही अपने घुटने टेक देते हैं, और कोई कुछ बोलता नहीं। यहाँ तक देखो मेरे दोनों भाई हैं, वो भी मुझसे नहीं जीत पाते हैं। ये गेम मुझे बहुत पसंद है। और सही बात है, अगर घर में किसी से पूछोगे
तो मेरे आगे तो सब कहते हैं कि तुम तो चुप हो जाओ, तुम्हारी तो आवाज चुभती है कानों में, इनसे तो कोई जीत ही नहीं सकता है। तो मैं इतनी ज्यादा यही गेम पसंद है। वैसे तो मैं गेम एम देखती भी नहीं हूँ और मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है। कोई सीरियल जो आपको बहुत पसंद हो? सीरियल तो बहुत सारे, मुझे सीरियल की तो मैं इतनी दीवानी हूँ। पहले मैं बहुत देखती थी। एक सीरियल मेरा फेवरेट, आपने शायद देखा हो, वो इस प्यार को क्या नाम दूं। हाँ शायद देखा है मैंने, बट वो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि सीरियल लड़के कम ही देखते हैं। लड़कियां ज्यादा, हम लड़कियां ज्यादा सीरियल देखती हैं। तो वो सीरियल जब आता था तब मैं शायद क्लास 8th में थी। तब इस प्यार को क्या नाम दूं आता था, उसमें जो अर्नब और खुशी थे, अर्नब पे भी मेरा इतना तगड़ा वाला क्रश था। पता नहीं कितने मेरे क्रश बदले। घर में बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हारे दो क्रश मतलब बदलते ही रहते हैं। तो वो सीरियल मेरा आज तक फेवरेट है। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वो सीरियल 7-8 बार रिपीट उसको करके repeat करके देखा है, और अभी भी मैं वो देख रही हूँ, बीच में ही है। पता नहीं, तो लोग बोलते हैं कि तुमको क्या मजा आता है वही सीरियल वही 50 बार देखने में, जबकि मुझे स्टोरी तो सारी पता है, लेकिन एक सीरियल देखने में अच्छा लगता है। और ये भी है कि उस टाइम जितने सीरियल आते थे बहुत अच्छे आते थे। इस टाइम तो इतने सारे सीरियल आते हैं, मुझे कोई भी नहीं अच्छे लगते हैं, उनकी स्टोरी भी नहीं अच्छी लगती है। तो हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग देखना इस प्यार को क्या नाम दूं, अगर ना देखा हो, और आप भी देखना। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। बहुत अच्छा सीरियल है वो तो। जितना याद आपका कोई फेवरेट गाना जो सुनाना चाहें दर्शकों को? भाई मैं तो गाना तो बिल्कुल नहीं सुनाना चाहूंगी। एक तो आपको पता है कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आपकी आवाज नहीं अच्छी लगती ज्यादा। तो भैया बोल रहे कि आप गाना गाइए, तो बताओ जब मैं गाना गाऊंगी तब तो आप लोग पॉडकास्ट देख के भाग जाओगे। कहोगे अभी तो मेरी वैसे भी आवाज नहीं अच्छी है, मैं अच्छी सिंगर नहीं हूँ, मैं बाथरूम सिंगर हूँ मैं। नहीं, बाथरूम वाला ही सुना दीजिए। नहीं नहीं, आप क्या चाहते हो कि ये लोग भाग जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं। नहीं, गाना तो कौन सा गाऊंगी, मुझे तो आते भी नहीं। कोई सा भी एक दो लाइन। यही गा दे, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अब आप लोग कमेंट में बताना कितने नंबर दोगे। हिम्मत करके गा दिया, वैसे सिंगर में अच्छा गाया। अच्छी रही हूँ। चलो थैंक यू। आप लोग बताना कैसा गाया मैंने। आप किस भगवान में सबसे ज्यादा मानते हैं? हम तो वैसे तो हम सारे ही भगवान जी बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं तो शंकर भगवान जी में, और महादेव बाबा में। हाँ महादेव बाबा में, और राधे कृष्ण को बहुत ज्यादा मानते हैं हम। वैसे तो मतलब कि हम बहुत ज्यादा आस्तिक हैं, बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं इन चीजों में। और आप लोगों को वीडियो में भी दिखता ही होगा कि मतलब बहुत ज्यादा आप लोग कहते भी हो कि आप इतना पूजा पाठ करती हो, इतना ज्यादा मंदिर जाती हो। तो ऐसा तो नहीं कि आप केवल वीडियो के लिए या ब्लॉग के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। हमारा डेली का रूटीन है वही, क्योंकि हम इसलिए बिलीव करते हैं कि जब आप पे बहुत ज्यादा दुख होता है, वही हमने तो देखा है ऐसा समय कि जब बहुत ज्यादा दुख होता है तो भगवान कहीं ना कहीं आपको इतनी ज्यादा वही ताकत देते हैं इस चीज से उबरने का। तो आप कहीं भी जाओ, जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कहीं भी अच्छा नहीं लगता, तो मंदिर में जाते हैं, अपनी वही जो चीजें हम सबके सामने नहीं कह पाते, अब ऐसा हो गया है, वो भगवान से कह लेते हैं। पहले ऐसा था कि मैं हर बात पे रोती थी, मतलब बहुत जिद्दी थी, तो कि मुझे ये चाहिए तब मैं रोती थी। अब ऐसा जब से पापा नहीं, तब से पूरी चेंज हो गई, तो मैं रोती नहीं हूँ। लेकिन जब मैं कभी मंदिर जाती हूँ या फिर वैसे, तो सारी बातें उनसे ही हो जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं, पहले ऐसा था कि जैसे कि मम्मी से मैं रो लेती थी, हर जिद कर लेती थी। अब मुझे ये लगता है कि मम्मी मेरी खुद ही परेशान है, तो ऐसा ना हो कि मैं उनके सामने रो, तो वो और ज्यादा परेशान। तो जब से पापा नहीं तब से आज तक मैं कभी किसी के सामने नहीं रोई, मतलब। लेकिन हाँ भगवान के सामने मतलब खूब खुल के, और उन्होंने बहुत ज्यादा सहारा दिया। और ये भी है, इसलिए ज्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि हम पे मतलब सबने हमें बहुत ज्यादा हंसते हुए देखा, और हमेशा ये सोचते हैं कि अरे इनकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, अरे इनका तो मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत सब कुछ पैसा आई है। लेकिन शायद किसी को ही नहीं पता, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ ज्यादा शेयर नहीं करते लोगों से। कुछ लोग होते ऐसे नहीं, ब्लॉग बनाते हैं तो पोस्ट कर देते कुछ भी, तो हमने कभी नहीं शेयर किया क्योंकि हमें पसंद नहीं ये चीजें। तो भगवान ने इतनी समझो हेल्प की हमारी कि बहुत से लोगों ने ऐसा किया कि बहुत बहुत बुरा समय आया,
और बहुत चीजें झेलनी पड़ी जो कि किसी को नहीं पता है, घर वालों को पता, लेकिन भगवान में हम लोगों ने बहुत ज्यादा आस्था रखी, उन्हीं से सब कुछ वही मांगा, तो मतलब सब कुछ उन्होंने दिया, तो इसीलिए हमारा बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ गया भगवान की ओर और ज्यादा। और अभी जब पापा नहीं रहते तब ये लगा कि मतलब अरे कुछ नहीं होते, भगवान भगवान सब कुछ, थोड़े दिन तो ऐसा लगा, लेकिन फिर ऐसा लगा कि जैसे नहीं कि हम ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, फिर हमने पूजा करनी फिर से शुरू की और फिर से मानने लगे। तो ये तो है कि भगवान ने हमें बहुत ज्यादा शक्ति दी कहीं ना और कहीं एक सहारा मिलता है, और कहीं ना कहीं अगर सबर आ रहा है तो भगवान की वजह से। तो हम शंकर भगवान जी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और राधे कृष्ण में बहुत ज्यादा। तो हम तो बोलते भी घर से कि देखो, घर पे हम बोलते हैं कि हम शादी वादी नहीं करेंगे, हम वृंदावन में रहेंगे जाके। तो मम्मी हंसती है, मम्मी कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये वही मतलब कि गांव की वजह से शादी तो देखो करनी पड़ेगी, करनी ही होती है। करनी होती, लेकिन हाँ हम ये कहते हैं कि चलो कभी फ्यूचर में वृंदावन में बस जाएंगे, या फिर शादी हो गई फिर कभी जब बुढ़े हो जाएंगे तब बस जाएंगे जाके वृंदावन में। तो ऐसा तो सोच रखा है। तो भगवान में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लोग हैं या फिर इतने हम लोग संभल गए हैं तो भगवान की वजह से है। और तो वैसे इंसानों ने तो कभी कोई सहारा नहीं दिया, बहुत बुरा बुरा समय आया, लेकिन आप ये समझ लो कि एक भी इंसान काम नहीं आया, लेकिन भगवान ने भगवान मतलब ही बहुत मदद की, बहुत ज्यादा। तो चलिए, धन्यवाद आपका चेतना जी, आपने हमें समय दिया और कास्ट किया हमारे साथ। चलो थैंक यू सो मच, हम भी बोलेंगे भैया को थैंक यू सो मच कि इनका पहला पॉडकास्ट मेरे साथ आ रहा है, और आप लोग सपोर्ट करना इनके चैनल को, और कमेंट में बताना कि पॉडकास्ट कैसा लगा। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही था, तो शायद जैसे भी मैंने आंसर दिए तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और आपको मुझे जानने समझने का मौका मिला होगा। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। सपोर्ट करिए बहुत ज्यादा से ज्यादा, और थैंक यू सो मच।